खुर्रम दस्तगीर ने बात कर दी कि जी आर्मी चीफ इमरान खान अपना रखवाना चाहता था और आर्मी चीफ रखवा के तो उसने कहा फिर तो हमारा ये 15 साल तक रह जाएगा, फिर एहतसाब भी हो जाएगा हमारा। क्या इसका मतलब ये है कि कोई और आर्मी चीफ आएगा तो इनका एहतसाब रुक जाएगा? क्या अपना आर्मी चीफ चाहिए ताकि वो इनकी मदद करे? इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की। मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी जनाब, मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूँ। ये इनके खौफ थे। एक दिन मैंने न्यूट्रल से बात की, मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के FIA का केस है, 8 अरब रुपए का नैब में केस है इसके और इसके बेटों के ऊपर, और इतने ओपन एंड शट केस किसी के नहीं है। आखिरी मिनट तक सोचता रहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, कि इसको नहीं बना सकते। इलेक्शन कमीशन जिस तरह कोशिश कर रहे हैं इंजीनियर करने के लिए हमजा शरीफ को बिठाने के लिए, सारी इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। हमें पता है वो जाके बैठता है वो शहजादा और शहजादी लाहौर में, और उनके MNAs आते हैं बैठ के वो सारी इंजीनियरिंग कर। एक ब्रिगेडियर रांझा होते थे जिन्होंने 2013 में सारी इंजीनियरिंग की थी नून लीग के लिए, और अब जो हो रहा है कोशिश कर रहे हैं 20 हल्के जताने के लिए उनको, या किसी तरह वो हमजा शहजादा शरीफ बन जाए आके चीफ मिनिस्टर। आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को खौफ था कि वो जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना देंगे। इमरान खान साहब ने नाज़रीन इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ हमेशा अपनी पसंद का आर्मी चीफ लेकर आए क्योंकि उनको फ़ौज का डर होता है, क्योंकि ISI और MI उनके पास उनकी चोरी के रिपोर्ट्स होती हैं। इमरान खान ने कहा कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ रखवाना चाहते थे। इसका मतलब ये है कि कोई और आर्मी चीफ आएगा तो एहतसाब का अमल रुक जाएगा। इमरान खान ने कहा कि वो अल्लाह के सामने हाजिर होकर बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी तो आर्मी चीफ की तकरीर के बारे में सोचना था। भोले इमरान खान साहब, मैं मान लेती हूँ कि आपने अभी तकरीर का सोचा नहीं था, लेकिन जब आप कहते हैं कि दूसरे अपनी करप्शन छुपाने के लिए मर्जी का चीफ लाते हैं तो आप किसी एक शख्स को नहीं पूरे इदारे को मुतनाज़ बनाते हैं। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए मुल्की सलामती के इदारे के सरबराह पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या नाज़रीन इक़्तिदार छिन जाने का इतना गहरा असर होता है कि इंसान भूल ही जाए कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में सबसे पहले अतर काज़मी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से सेनेटर अफनानुल्लाह साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। अतर साहब, आपसे बात का आगाज़ कर रही हूँ। खान साहब अपनी सियासत के चक्कर में सब भूल गए हैं। वो एक तरफ नवाज शरीफ और जरदारी साहब पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही फिर वो मुल्की सलामती के इदारे के सरबराह पर उसी चोरी की प्रोटेक्शन का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। क्या उन्हें इस वक्त अपनी सियासत के आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था? देखिए, इसमें उन्होंने कुछ चीज़ों की तरफ इशारा किया, कुछ चीज़ों की जानिब उन्होंने तवज्जो दिलवाई है। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई बराह रास्त किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने मुल्क के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है, उस हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कोई ये कौमी मुजरिम है या इसको जवाब देना पड़ेगा या इसको हिसाब देना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो चीज़ें हुई, जिस तरह चीज़ें तब्दील हुई, जिस तरीके से आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई, उसमें उस तरह इदारों ने शायद किरदार अदा नहीं किया जिस तरह वो कर सकते थे। इसलिए कि ये जो सारी चीज़ें हैं किरण, अब बाप पार्टी हो गई, MKM हो गई, ये सारी वो जमातें हैं जो हुकूमत के साथ थी, मतलब उस वक्त की हुकूमत इमरान खान साहब के साथ थे वो, और उस वक्त की जो अपोजिशन थी, जो इस वक्त की हुकूमत है, वो ये कहते होते थे कि जी बाप पार्टी का बाप कौन है, ये उसके कहने के ऊपर वोट डालते हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने 2-3 दिन पहले ये एक टीवी प्रोग्राम में कह दिया कि उस जमाने में जो सारी कानून साजी हो रही थी वो फौज करवा रही थी पार्लियामेंट के अंदर। असद कैसर के घर में जो है वो एक मेजर जनरल साहब बैठे होते थे। तो इल्जामात तो वो लोग लगा रहे थे मुसलसल। अब इमरान खान साहब जो हैं वो भी कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें वो कौमी सलामती के इदारों के ऊपर डायरेक्ट कोई हमलावर हैं या फिर उनकी लॉयल्टी या हुब्बुल वतनी के ऊपर कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं। सही है। अफनानुल्लाह साहब, वैसे पिछले 2 महीने से जो खान साहब का अमरीकी साजिश का बयानिया था, अब उसमें जो है ना वो हल्का हो गया था, वो पिट रहा था, लेकिन आपको नहीं लगता खुर्रम दस्तगीर साहब के बयान ने खान साहब के बयानिए को बड़ा वैक्यूम दे दिया है? अब उनको जवाज मिल गए, कई सारे जवाज मिल गए बात करने के लिए। तो पार्टी की सतह पर खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछने की कोशिश की गई, सवाल उनसे हुआ, ये जो उन्होंने बातें कर दी हैं कि जी इमरान खान साहब का प्लान था, वो 10-15 साल के लिए इख्तिदार चाह रहे थे, किसी को लाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से फिर उनकी हुकूमत को गिराया गया और फिर आप लोग आए। अफनान साहब। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
देखें, जो बात खुर्रम साहब ने की है वो गलत बात नहीं है। ये तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम था कि इमरान खान साहब का प्लान था कि ये जो है वो 10 साल के लिए इक़्तिदार, इन्होंने अपनी जो है वो एक कौम से खिताब में वाली बात की कि मैं ना सिर्फ ये इलेक्शन बल्कि अगला इलेक्शन भी मैं ही जीतूंगा। और फिर इन्होंने अपने बयान में कहा कि मुझे खाली इलेक्शन नहीं जीतना, मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, मुझे 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, मैं बार बार इलेक्शन में जाऊँगा। तो ये खुद बोलते रहे हैं। और बात ये है कि इमरान खान साहब तो खुद जो है 2018 का इलेक्शन जिस तरह का हुआ था उसकी वो खुद पैदावार है। वो ये भी सच है क्या? ये भी सच है कि आप लोगों को ये भी इल्म था कि वो जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बना देंगे? क्योंकि खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये भी कहा था कि बड़ी तब्दीली होनी थी अक्टूबर नवंबर में, जिसके बाद ये 10-15 साल का प्लान था। तो ये भी इल्म में था आप लोगों के? देखिए, बहुत सारी बातें हमारे इल्म में थी और बहुत सारी बातें जो है वो मैं टीवी पे नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल 100% इंडोर्स करता हूँ कि इन्होंने एक साजिश तैयार की हुई थी इमरान खान ने, और उसके तहत पाकिस्तान के अंदर वो अपोजिशन को ख़त्म करना चाहते थे, मीडिया को ख़त्म करना चाहते थे। वो अपने आप को ताहयात सदर या जो भी किसी तरह मुल्क के ऊपर काबिज रखना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने अपने एजेंडे की तकमील के लिए बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ था। हाँ। और वो उसके ऊपर काम कर रहे थे। टीवी पे ये बातें करने का, टीवी पर ये बातें करने का जवाब तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने दे दिया ना। अब आप मुझे बताइए कि ये जो नवंबर में तैनाती होनी थी, ये वही वाली तैनाती थी जिसका तस्करा बार बार हो रहा है? नहीं, देखिए, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैंने जो आपको बात कहनी थी मैंने आपको बता दी है कि इमरान खान का एक प्लान था जिसके तहत ये मुल्क के ऊपर जमहूरियत को लपेट के खुद अपने आप को जो है वो सदारती निज़ाम ला के ताहयात जो है अपने आप को जो है वो इसमें रखना चाहते थे। और इसकी उन्होंने, मैंने बता दिया कौन से खिताब में वो इसका तस्करा कर चुके हैं। वो खुद कह चुके हैं ना सिर्फ ये इलेक्शन, अगला इलेक्शन ही मेरा ही है। भाई कैसे आपका ये उनके सियासी बयानी है, यानी उनके खिताबात, कोई परफॉर्मेंस? सर ये सारी चीजें आप लोगों को सिर्फ उनके सियासी बयानी की बुनियाद पर लगता था या कोई खुफिया इंफॉर्मेशन भी थी आप लोगों के पास? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ ना कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी, ये मुस्तनद इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा। इमरान खान इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को लपेट कर खुद जो है वो ताहयात जो है वो अपना किसी न किसी तरह मुल्क के ऊपर काबिज रहना चाहता था। और ये इसका एक एजेंडा था जिसके तहत ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करके पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तोड़ के। तो अब तो हुकूमत माशाल्लाह आप लोगों की है, तो आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं इसके ऊपर तहकीकात करने की कि इमरान खान साहब जो एक साजिश का बयानिया लेकर चल रहे हैं वो खुद क्या साजिश करने वाले थे मुल्क के लिए? देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर कुछ केसेस जो हैं वो बन रहे हैं, कुछ सामने आ गई है। स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली मैं इसकी बात कर रही हूं, इस पर तहकीकात का सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं मामले के ऊपर जो है वो ज़ाहिर अगर कोई काम हुआ ना हो तो उसके ऊपर तो आप क्या कहते हैं क्या तहकीक, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि इवेंचुअली एक ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए जिसके अंदर जो है ये और 2018 का इलेक्शन जो है उसकी बात जो है उसको सामने लाना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है मेरा ख्याल है ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मुल्क की इकॉनमी है, मुल्क को स्टेबलाइज करना और मुल्क को आगे लेके जाना जो है ज़्यादा जरूरी है। एक प्लान था, उस प्लान की बुनियाद पर आप लोगों ने हुकूमत तो गिरा दी, लेकिन क्योंकि वो काम हुआ नहीं था तो इस वजह से उस पर तहकीकात आप समझते हैं कि बनती नहीं है। अच्छा, अतर काज़मी साहब, खान साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हमेशा अपनी मर्जी का चीफ लाएं, लेकिन माजी तो इस बात की गवाही देता है, उनकी तकरीबन हर चीफ के साथ ताल्लुकात बड़े बड़े सख्त रहे हैं, फिर कैसे चोरी और प्रोटेक्शन की बातें कर रहे हैं खान साहब? देखिए, मसला ये है कि जो अभी भी खान साहब ने जो बातें की हैं ना वो रद्द अमल के तौर पे की हैं, इसलिए कि खुर्रम दस्तगीर साहब का आपने भी जिस तरह जिक्र किया, उन्होंने कहा ये पूरा प्लान था, ये पूरा मंसूबा था, पर ये मंसूबा रुका हुआ किस वजह से था? ये मंसूबा रुका हुआ इस वजह से था कि फौज में एक नई तैनाती होनी थी। तो बुनियादी तौर पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि इस वक्त जो फौज की आला क़यादत है उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने मिल के ये मंसूबा बनाना था। तो ये तो बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। इमरान खान ने तो कोई ऐसा इल्ज़ाम फौज के ऊपर नहीं लगाया। जहां तक ये ताल्लुक है कि नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी का लेके आते थे आर्मी चीफ, ऑब्वियसली हमने देखा 90s में भी उन्होंने आर्मी चीफ लगाया। खान साहब भी उसी इदारे पर, और अतर बहुत संगीन इल्जाम लगा रहे हैं कि अपनी चोरी की प्रोटेक्शन के लिए अपनी मर्जी का चीफ लेकर आते थे। नहीं, वो उनकी ख्वाहिश होती थी ना, पर फिर उनकी ख्वाहिश वो पूरी नहीं होती थी। वो मर्जी का चीफ तो ले आते थे, लेकिन आईजी पंजाब में और आर्मी चीफ में फर्क होता है। जब कोई चीज होती थी वो फिर यही होता था कि इख्तलाफात सामने आते हैं। परवेज मुशर्रफ को वो लेके आए, इसलिए लेके आए वो समझते थे कि उनका उस तरह का बैकग्राउंड नहीं है, उनको फौज के अंदर बैकिंग नहीं होगी, उनका ताल्लुक कराची से है। लेकिन नतीजा क्या निकला हमारे सामने है। उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, खान साहब जब बात करते हैं इदारे के हवाले से वो हमेशा कहते हैं कि इदारे मजबूत हों। आज भी उन्होंने इसी तरह की ख्वाहिश का इजहार किया, तो फिर वो फौज के पॉलिटिकल किरदार पर तनकीद क्यों करते हैं?
देखिए वो फौज के, देखिए फौज तो देखिए हमारी 5 लाख की फौज है, बॉर्डर्स पे खड़ी है, जंग लड़ रही है, और इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं इस वक्त भी वो हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए ऑपरेशंस कर रहे हैं। लेकिन एक किरदार फौज का वो भी है जो कुछ लोगों का होता है, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, जो हुकूमतें गिराते हैं, जो मुख्तलिफ मौकों के ऊपर मुख्तलिफ चीजें सामने आती रहती हैं। मियाँ साहब भी जिक्र करते रहे, बीबी भी करती थी, इमरान खान साहब भी करते हैं, तो उससे आप इनकार नहीं कर सकते। इसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तो खान साहब अभी भी उन्हीं से ही बात कर रहे हैं ना कि उनकी हुकूमत गिरा दो, साथ दो इनका। नहीं, वो ये बात नहीं कर रहे, वो उनको सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिनको आप कंधे पे बिठा के लेके आए उनको, उनके नीचे से आप साइड पे हो जाएं, अपने कंधे से उनको उतार दें, वो ये बात कर रहे हैं। इसलिए कि ये हुकूमत सिर्फ 2 वोटों पे खड़ी है, और किस तरह खड़ी है नहीं, वो तो डिमांड कर रहे हैं, आप भूल रहे हैं। हक और बातिल की बात, हक और बातिल की बात, न्यूट्रल की बात, ये सारी बातें उन्हीं के लिए की गई। चीफ साहब से डिमांड उन्होंने की है जल्दी इलेक्शन करवाने की। जी इलेक्शन करवा रहे हैं ना, वो ये तो नहीं कह रहे कि मुझे सीट पे बैठा दो, मुझे वजीर आजम बना दो। ये तो हुकूमत का फैसला होता है ना, आर्मी चीफ कैसे करवाएंगे? जी आर्मी चीफ नहीं से वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं ना, और सारे निजाम से मुतालबा कर रहे हैं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, हम इंतखाबात की तरफ ही जा रहे थे, इलेक्शन इंतखाबात नहीं करवा, ऐसे फिर ये नया सेटअप आ गया। तो ये जब से नया सेटअप आया, ये खुद ये कहता था कि हम कोई फैसला नहीं करेंगे जब तक हमें उस तरफ से बैकिंग नहीं मिलेगी, जब तक वो हमारे हाथ नहीं खोलेंगे। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, मैं इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ। खान साहब के जुमले को ही कोट करती हूँ। खान साहब ने कहा, घर पर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है? आज से पहले ये जुमला सोशल मीडिया पर पढ़ा या खान साहब के जलसों के प्लेकार्ड्स में देखा, अब वही जुमले पार्टी के सरबराह की ज़बानी सुन रहे हैं। आप नहीं समझते हैं कि इदारों के खिलाफ जो मुहिम जोई हो रही है, अब ऐसे बयानात से मजीद उसे तक़वियत मिलेगी, और पीटीआई को भी वक्ती मकबूलियत तो शायद मिल जाए, लेकिन आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए मेरा तो ये दरीना मौक़िफ़ है कि कोई भी इदारा हो या फौज हो, इदारे कमज़ोर होंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। लेकिन होता यह है कि जब आप चीज़ों को सियासी तौर पे हल नहीं करते और उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, तो फिर इसी तरह होता है। अगर उस दिन सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ जाता और हम इंतखाबात की तरफ चले जाते और जो भी इंतखाब जीतता वो अपनी हुकूमत बना लेता, तो इदारे इस वक्त ज़ेरे बहस नहीं होते। लेकिन जब इदारों का एक किरदार हो, जब JITs आपको बताती हों किरण कि इन लोगों ने इतनी इतनी चोरियां की हैं, क्या आपने वो तहकीकात की थी या मैंने तहकीकात की थी जो बताते थे कि शहबाज शरीफ ने ये किया, जरदारी ने ये किया, नवाज शरीफ साहब ने ये किया? इन्हीं इदारों की JITs हमें बताती थी ना। तो फिर ये आज इदारे उनके पीछे अगर खड़े होंगे तो फैसला करना था ना, फैसला कोर्ट ने करना था, कोर्ट से साबित नहीं हो सका, कोर्ट ने फैसला करना था इस पर। मेरे साथ इस वक्त कोर्ट में तो केसेस अभी चल रहे हैं ना, कोर्ट में तो केसेस चल रहे हैं, पर्दे जुर्म नहीं लगने एग्जैक्टली, इल्जामात लगते रहे, लेकिन 4 साल में साबित कुछ नहीं हो सका ना। और अगर 4 साल में कुछ नहीं हो सका अथर, तो 1 साल में क्या कर लेना था? गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी मुझे जो जनरल रिटायर्ड हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा साहब। सर, हर गुजरते दिन के साथ खान साहब के इदारों के हवाले से बयानात, इसमें बड़ी शिद्दत आ रही है। फौज के अंदर क्या राय है इस पर? देखिए, फौज की राय तो DSPR उसको बेहतर तर्जुमानी कर सकते हैं, वही करनी है उसकी। और जहां तक ये ताल्लुक है इसका कि इमरान खान साहब का बयानिया है या दूसरी सियासी पार्टियों का बयानिया है, वो खुशनुदी ये है कि हम अपने जो मसाइल है पार्टी के अंदर है या पार्टी के मसाइल हैं या जो हमारी गवर्नेंस के मसाइल हैं, अगर हम समझते हैं कि इसी के से कवर अप हो जाएंगे, फिर तो मैं ये किसी हद तक शायद लोग मान जाए, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन तो ये काम नहीं करेगा। अल्टीमेटली तो हर सियासी लीडरशिप को अपनी जिम्मेदारियां, अपनी कोताहियां, अपनी गलतियां तस्लीम करना होगी, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। गुलाम मुस्तफा साहब, सर खान साहब का दावा है ऑपोजिशन को जनरल फैज हमीद की तैनाती का खौफ था। अगर इदारे ने न्यूट्रल रहने का फैसला कर लिया है तो किसी के भी आने से फर्क क्या पड़ता है सर? देखिए, ये जो मैं सुन रहा था जिसपे आप बात पेश कर रहे हैं, साहब का जो बयान था, इसमें ये बड़ी लिमिटेड सोच का ये मजरती है जो बात थी। क्योंकि जब जो भी आर्मी चीफ बनेगा उसकी पहली जिम्मेदारी तो फौज पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लिए जो मसाइल है उनके साथ डील कर रहा है, खासतौर पर जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं। वो अपने आप को सबसे पहले कोशिश यही है आमतौर पर चंद सालों में बहुत बेहतर काम हो रहा है, लेकिन इशू ये है कि नून लीग को ये बात नून लीग
आर्मी चीफ के साथ करते रहे और बहुत बड़े मसाइल उनके लिए भी और सबके लिए पैदा हुए जी। लेकिन आर्मी चीफ का जो तैनाती है वज़ीर आज़म का स्वामित्व इख्तियार है, वो इसको चाहे जब भी मौका होगा उसको अपॉइंट कर देंगे। और ये एक मेरे ख्याल है खौफ जो इनके ज़हन में बैठ गया ये नून लीग वाले, ये हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, क्योंकि जब वक्त आता, नवंबर का वक्त आता, उस वक्त अभी 3-4 माह और पड़े हैं, इसके बाद कौन किस पोजीशन में होता ये तो अल्लाह बेहतर जानता है जी। लेकिन सही ये सिर्फ जाती पसंद अगर कोई भी मुस्तफा साहब आपकी आवाज सर मुझ तक सही नहीं पहुंच रही है। यकीनन आप कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। अफनान साहब का कनेक्शन सही करवाती हूँ। जब तक अफनान साहब जरा मुझे सर इस बात का जवाब दीजिएगा, अब जो भी कुछ इमरान खान साहब बातें कर रहे हैं इदारे के हवाले से, इदारे पर जिस किस्म की तनकीद कर रहे हैं उस पर हुकूमत की तरफ से भी ज़बरदस्त जवाब दिया जा रहा है, तनकीद की जा रही है। इदारे के सरबराह की जानिब से ये कहा जाता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है, जो इदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी हुकूमत पर है, हुकूमत पर आयद होती है। तो आप लोगों की तरफ से तनकीद तो की जा रही है सर, लेकिन क्या कोई साथ साथ कोई लीगल कार्रवाई करने का इरादा भी रखते हैं या नहीं सर? देखिए, इसके ऊपर जो है वो लीगल जो मामला है उसको हम देख रहे हैं। इसको भी हमने कोई हतमी नहीं दिया, क्योंकि खाली सिर्फ ये मामला नहीं है। जो नो कॉन्फिडेंस का मामला था, जो कोर्ट के ऑर्डर से उनको बार बार जो है वो हवा में उड़ाया गया, फिर जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है वो होने नहीं दिया गया, फिर और भी बहुत सारे गैर आइनी इकदाम थे जो इमरान खान ने उठाए अपने दौर में। फिर इसके कहने के ऊपर सदर मुमलिकत ने बहुत सारे गलत काम किए, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आए ओथ लेने के, वो इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किए। तो काफ़ी सारे काम है, उनको हम देख रहे हैं। इसके ऊपर हमारा अभी कोई आदमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है अगर ये मामला इसी तरह ही चले गए तो फिर इवेंचुअली सदर के खिलाफ भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई ज़ेरे गौर है? अफनान साहब क्या कर सकते हैं सर? नहीं, उनको पर तो अभी वो एमनेस्टी होती है ना प्रेसिडेंट को फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, लेकिन ये है कि जब वो नहीं रहेंगे सदर तो फिर तो ज़ाहिर है उनके ऊपर ये इसको देखा जा सकता है कि क्या उनको जो है वो लीगल एक्शन उनके खिलाफ लिया जाए। देखें, बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे मसाइल का शिकार है, बिलखुसूस इकनॉमिक, और इमरान खान साहब ये सारा का सारा गन डाल के गए हैं। अब हमारा इस वक्त फोकस ये है कि हम पाकिस्तान की इकॉनमी को मुश्किलात से निकालें, हम जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को शोर अप करें, जो है वो रुपए को स्टेबलाइज करें, और जो है वो जो तरक्की का पहिया है उसको दोबारा चलाएं। लेकिन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हों, पाकिस्तान को न्यूक्लियराइज किया जाए, और ये एक एजेंडे के तहत इमरान खान जो काम कर रहा है वो भी तो लाने का ऑप्शन तो सर मौजूद है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। प्रोग्राम में आप छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद IMF के हवाले से, पाकिस्तान के मामलात के हवाले से अच्छी खबर आई है, इस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। अमेरिका की सिफारिश काम आई है या फिर हुकूमत के सख्त फैसलों ने काम दिखाया है? पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा गए हैं, जिसके बाद चीनी बैंक्स ने $2.3 अरब कर्ज मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे हैं कि चंद रोज़ में रकम की मुंतकली मुतवक्के है। यकीनन अब डॉलर के बढ़ते कदम लड़खड़ाएंगे। दीगर दोस्त मुल्कों की तरफ से जल्द अच्छी खबरें आने का इम्कान है। साबिक़ हुकूमत की तरफ से बिजली और पेट्रोलियम सब्सिडी के बायस IMF प्रोग्राम मुअत्तल हुआ था, लेकिन उसकी बहाली की कीमत भी भारी चुकानी होगी, क्योंकि इस वक्त ये मुआहदा IMF की 2 अहम तरीन शराइत मानने के बाद बहाल हो रहा है। पहला, तनख्वाहदार तबके को 12 लाख तक की जो इनकम टैक्स छूट दी गई थी वो फैसला हुकूमत ने वापस ले लिया। हालांकि मुफ्ती इस्माइल साहब 2 रोज़ पहले तक यकीन दहानी करवा रहे थे कि ऐसा नहीं होगा। बहरहाल दूसरी शर्त यह है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी के फौरी निफाज की हामी भर ली है। IMF मुआहदे के तहत हुकूमत को मरहलावार पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए तक ले जानी है, जिससे यकीनी तौर पर पेट्रोल महंगा होगा। इस सारी सूरत हाल को देखकर जो बात बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ के दौर में किया करते थे, उनके सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब मौजूदा हुकूमत के लिए कर रहे हैं। सुनिए जरा। मैं हुकूमत से ये बात कहना चाहता कि बहुत दिनों से ये बातें चल रही हैं कि IMF जो बजट के अंदर रिलीफ दी गई है टैक्स और सैलरी क्लास को, उस पे वो रजामंद नहीं है। Then, Mr. Chairman, we should tell them that we will go ahead and pass the budget as it was announced by the finance minister, and that Pakistan's parliament is sovereign and it will not take any dictation from the IMF or the World Bank, Mr. Chairman.
इस पर बात करने के लिए खाकान नजीब साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। बताइए सर, मौजूदा हुकूमत में डॉलर की कीमत में सर 28.5 रुपये तक इजाफा हो चुका है। चीन से 2.3 अरब डॉलर और IMF प्रोग्राम की बहाली से मईशत कितनी बेहतर होगी, डॉलर कितना कम हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू ऑन द प्रोग्राम। देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है ना, एक तो हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि इंटेंसिटी उसकी क्या है। स्पेशली जो है एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल से मतलब है हमारा जो बैरूनी खाते हैं वो कैसे चल रहे हैं। इसका एक आसान तरीन हल समझने का ये है कि 9 अरब डॉलर से कम के रिजर्व्स हैं और ये रिजर्व्स हमारे 1 महीना 10 दिन की इंपोर्ट्स को भी नहीं कवर कर रहे। ये सिवेरिटी है सिचुएशन की। जो लोगों के लिए सिवेरिटी है वो ये है कि जो SPI, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो 51 अशिया की कीमत बताता है, वो 28% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। मेरे लिए ये जो 2 अशारिये हैं, ये लोगों को देखते हुए और मुल्क को डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन से बचाने को देखते हुए सबसे ज़्यादा लाजिम व मलजूम है। जो पहला इशारिया है उसका हल सिर्फ एक है पाकिस्तान के पास इस वक्त। ऑल रोड्स गो टू IMF। आई हैव बीन सेइंग दिस सिंस February। Why have I been saying this since February? February से किरण ये जो प्रोग्राम है IMF का, ये स्टॉल्ड है। इसको हमें रिवाइव करना चाहिए था। इसकी वजह से आप ये देखिए कि आप फ्रेंडली कंट्रीज़ के पास गए, उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने आपको कहा, UAE ने कहा, KSA ने कहा, कतर ने कहा, चाइना ने कहा, प्लीज़ रिवाइव द IMF प्रोग्राम। अब मतलब इट डजंट लुक नाइस टू हियर दिस फ्रॉम फ्रेंड्स, बट जब फ्रेंड्स भी ये मशवरा दे रहे हो तो इस मशवरे में कोई ना कोई सदाकत ज़रूर होगी। बहुत डिले हो गया, फिर एक नई हुकूमत आई, दे वर ट्राइंग टू फाइंड देयर फीट ऑन द ग्राउंड, दे डिड, और फिर वो IMF के पास गए। पर उधर भी उन्होंने जब बजट प्रेजेंट किया तो आप देखिए कि बजट के जो अहदाफ थे वो IMF से पहले ही तय कर लेने चाहिए थे। 2016 में PMLN के लिए ही मैंने ये प्रोग्राम रन किया, और जब किया तो हम बजट देने से पहले अपना बजट इस तरह का बनाते थे कि हम IMF को अपनी निगाह में रखते थे कि यार IMF जो है वो इस पे रजामंद हो, ताकि हम काम ठीक करें। आप स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म करें, कोई नहीं रोक रहा आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से। आप टारगेटेड सब्सिडी जितनी देना चाहें वो उतनी दें, कोई नहीं रोक रहा। बट अब जो सिचुएशन है, हाँ, अब चले, अब डिले के बाद अब ये सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ आ रही है। एटलीस्ट प्रोग्राम दोबारा बहाल हुआ है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने मुआहिदा बहाल करवाने के लिए, खाका नजीब, अमेरिका से मदद मांगी थी, तो क्या हम कह सकते हैं कि IMF प्रोग्राम की बहाली उसी की बदौलत मुमकिन हुई है? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और मैं इसको इस तरह जवाब देता हूं कि जब भी आप कोई टेक्निकल काम करते हैं पहले आप उसको ठीक करें। FATF में भी हमने टेक्निकली बहुत अच्छा काम किया, 34 पॉइंट्स पे अमल किया। IMF में भी हम अभी तक टेक्निकली जो काम कर रहे थे उसमें हम जनरल सब्सिडी में चले गए। फॉर एग्जांपल पेट्रोल की, कि मुझे और आपको भी उतनी सब्सिडी दी जा रही थी और गरीब आदमी से ज़्यादा दी जा रही थी, बिकॉज हमारी बड़ी गाड़ियाँ उसमें टैंक। तो IMF ने कहा भाई इसको ठीक कर लें, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद एज एन इकोनॉमिस्ट ये कहता हूँ कि इसको ठीक कर लेना चाहिए था कि अमीरों पे बोझ डालें। जब हमने बजट को बेहतर कर दिया, जब हमने कुछ और चीज़ें FBR की साइड पे कर दी, जब ये काम हमने कर दिया तो हमने अपना टेक्निकल मराहिल जो है उसमें बेहतरी की तरफ गए। अभी तो हम वहीं नहीं पहुंचे थे। जब वहां पहुंच गए तो उसके बाद ऑब्वियसली आपने टेक्निकल मसला हल किया, तो आपने बड़ों से भी बात करनी है। बड़ों में मैं सिर्फ अमेरिका को नहीं डालता। देखिए FATF के केस में भी मैं पेरिस में खुद मौजूद रहा हूँ, और फंड के केस में भी आप बहुत से लोगों से बात कर सकते हैं। आप जर्मनी से बात कर सकते हैं, आप UK से बात कर सकते हैं, आप अमेरिका से बात कर सकते हैं। इट इज़ द बिगेस्ट शेयर होल्डर। आप उनको क्या कह सकते हैं? आप यही कहते हैं ना कि यार वी हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद यू, वी हैव डन द गुड टेक्निकल वर्क, दिस इज अ टाइम जो ज़रा मुश्किल का टाइम है, तो आप हमारे साथ चलें। तो ये कन्वेंसिंग जो है, आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ द लॉबिंग दैट शुड बी डन आफ्टर योर टेक्निकल वर्क इज डन। किरण, हम इसको कहीं नहीं छोड़ सकते कि यानी हुकूमत ने अच्छा काम किया, हुकूमत ने अच्छा काम किया, क्रेडिट हमें देना चाहिए। मुझे ये कहिए, मिफ्ता इस्माइल परसों तक तो यही कह रहे थे कि जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए टैक्स छूट खत्म नहीं करेंगे, अमीर तबके पर बोझ डालेंगे, तो फिर हम मजबूर हुए फैसला वापस लेने पर। ये है किरण आपका सही सवाल कि क्या हमें इस बजट को, क्या हमें IMF के प्रोग्राम को ऐसे लोड करना है कि टैक्सेस का बोझ, इलेक्ट्रिसिटी का बोझ, गैस का बोझ और ऑयल का बोझ, ये किस पे जाता है? इस पे मैं एग्री नहीं करता फंड के साथ भी, और हुकूमत के साथ खड़ा हूं कि हमें इस वक्त एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी। अच्छा, आप मज़े की बात ये देखिए कि हमारी जितनी लीडरशिप है ना, अभी आपने लीडरशिप का PPP के बयान सुनाए, PTI भी ये कह रही थी कि जी जो अर्बन मिडिल क्लास है, देखिए जो लाख रुपए तक कमाने वाला है उसको हम अर्बन मिडिल क्लास अगर समझ लें तो वो हिट हो रहा है सबसे ज़्यादा। बिकॉज आपने देखा गाँव की इनकम्स बढ़ी हैं, रूरल एरियाज में इनकम्स बढ़ी हैं,
पर ये लोग हिट हो गए हैं, तो अब इनको हिट से निकालने का तरीका, और ये सफेद पोश लोग हैं, इनको सब्सिडी देना अच्छा भी नहीं लगता, तो आप क्या कर सकते थे कि आपने एक टैक्स है उस पर आप एक छूट देते थे। और मैं यहाँ पे बिल्कुल समझता हूँ कि कोई भी छूट का एक मयार तय किया जा सकता था कि आप 50,000 नहीं, 75,000 नहीं, लाख कमाने वाला नहीं, 1.5 लाख नहीं, कहीं पे एग्री करते। बट हियर आई थिंक द फंड शुड हैव बीन ईजियर, और मैं अब भी कहूँगा कि इसको रिकंसिडर कर लेने में कोई हरज नहीं है। पीपल विल बी हिट हार्ड, दे आर ऑलरेडी हिट हार्ड, और अभी महंगाई आनी है पूरी तरह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में आपसे छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। सिंध के बल्दियाती इंतखाब का मामला भी सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। हुकूमती और अपोजिशन जमातें सूबे में इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहती हैं, लेकिन सिर्फ 3 रोज़ बाद 26 जून को सक्खर और मीरपुर खास समेत सूबे के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सजने जा रहा है। फरवरी में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया था, जिसमें अदालत ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 को कलअदम करार देते हुए बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार बनाने और तमाम कवानीन को आर्टिकल 140 से हम आहंग बनाने का हुक्म दिया था। अदालत के फैसले और अपोजिशन से मुआहदे के बाद सिंध हुकूमत ने फरवरी में ही नासिर हुसैन शाह की सरबराही में 23 रुकनी कमेटी तश्कील दी, लेकिन उसी रोज 80 रोज़ तक इस कमेटी का कोई इजलास ही नहीं हो सका है। 27 मई को इस कमेटी के पहले इजलास में तकरीबन तमाम जमातों ने बल्दियाती कानून में तरामीम तक इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की। एडवोकेट जनरल सिंध हाई कोर्ट में कमेटी की रिपोर्ट जमा करवाते हुए कहा कि कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर सिफारिशात दी हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से कबल तरामीम की जाए, जिस पर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तैमूर तारपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इसके साथ साथ PSP से अरशद वोरा साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों की शुक्रगुजार हूँ। तैमूर साहब, बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं और आपकी हुकूमत सिंध हाई कोर्ट को कह रही है कि बल्दियाती कानून में तरमीम तक इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। ये तो पहले करने के काम नहीं थे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि पीपल्स पार्टी कोई इंडिविजुअल डिमांड नहीं है, ये कलेक्टिवली पार्लियामेंट पार्टीज में बैठे हुए पार्लियामेंट्री लीडर्स ने रिकमेंड किया था, क्योंकि हम भी इस चीज को इंडोर्स करते हैं कि सेंसस फिर से होना चाहिए। कराची को सेंसस की अशद ज़रूरत है। फेयर एंड फ्री सेंसस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट सेंसस होना चाहिए, जिसमें हमारी जो एक्चुअल पॉपुलेशन है वो आगे आए। उसमें कराची की भी बेहतरी है, बाकी शहरों की भी बेहतरी है। अब जहाँ तक है इलेक्शन की बातों में, क्योंकि हम सियासी लोग हैं, हम उस प्रोसेस में चले गए हैं और हम मेरे ख्याल से मेरे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरा अपना जो डिवीजन है, उसका भी 3 दिन बाद इलेक्शन है। तो हम तो बड़े ज़ोरों शोर से हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त रिजल्ट्स आ रही हैं। मेरा अपना जो हल्का है उसमें 14 में से 11 यूनियन काउंसिल्स बिना मुकाबले हैं, ना कोई काउंसलर का बंदा खड़ा है, ना कोई डिस्ट्रिक्ट का। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन हो रहा है तो होना चाहिए और उसके बाद भी सेंसस हो सकते हैं। पर क्योंकि इट वाज अ डिसीजन टेकन नॉट जस्ट बाय पीपल्स पार्टी बट बाय ऑल द पार्लियामेंट्री लीडर्स, तो इसलिए हमने इसको आज नहीं, हम इसको बड़े अरसे से प्रेस करते हुए आ रहे हैं और अभी तक कोई फैसला आया नहीं है। आई एम होपफुल कि शायद अब 3 दिन के बाद इलेक्शन हो जाए तो बाकी फैसला उसके बाद ही आए तो बेहतर होगा। सही। अच्छा अरशद वोरा साहब, सिंध हुकूमत और दीगर जमातों ने सिंध हाई कोर्ट से इलेक्शन मुलतवी करवाने की दरखास्त की है सर। पाक सरजमीन पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है इस पर? होने चाहिए या मुलतवी होने चाहिए सर, क्या समझते हैं? देखिए, इलेक्शन तो बल्दियाती इलेक्शन सबसे पहले होने चाहिए, बिल्कुल आम इंतखाबात से पहले होने चाहिए। हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है। और ये जो पार्टियां पीपल्स पार्टी और MQM जो कोर्ट में गए हैं कि कानून साजी अभी बाकी है, तो आर्टिकल 140A और 340 को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है, उस जजमेंट में उन्होंने पूरा डिफाइन कर दिया है, उसमें A to Z डिफाइन कर दिया है। ये MQM जिस वक्त शहबाज शरीफ और जो है जरदारी साहब के साथ, मौलाना फजलुर रहमान के साथ जब ये बैठे थे, तो उस वक्त सबसे पहली डिमांड यही रखते हैं ना कि कल असेंबली खोलें और 1 घंटे के अंदर ये कानून साजी होनी है। तो ये इनकी नीयतें नहीं है। अगर इनकी नीयत होती तो फिर कानून साजी तो अब तक हो चुकी होती है। आपने खुद अभी अपने इंट्रो में ये बात कही है कि कानून साजी को 80 दिन हो गए। ये 80 दिन की बात, ये इट्स अ मैटर ऑफ ओनली 1 डे ये, लेकिन ये करना नहीं चाहते, फिर इलेक्शन से भाग रहे हैं। फिर वही सारा ये हर तरीके से पैसों का खेल होता है, किसी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू चलाया जाए। अभी एडमिनिस्ट्रेटर की डिमांड है, गवर्नर की डिमांड है, मिनिस्ट्रियां ले ली, तो एडमिनिस्ट्रेटर लगा के पहले पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से अपना काम चलाया,
अब ये कुछ अर्सा अपना काम चलाना चाहते हैं, तो ये तो इनकी नियतों की खराबी है। जी तैमूर साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट है सर। पीपल्स पार्टी सर अगर संजीदा थी तो सर 80 दिन तक कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया? 27 मई को कमेटी का पहला इजलास हुआ और उस पर भी तकरीबन 1 माह बाद 21 जून को सिफारिशात हाई कोर्ट में जमा करवाई गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज नॉट अ सिंगल पार्टी जो हुकूमत कर रही है। हम एक कोalition में हैं, हमारे पार्टनर्स हैं। जो डिमांड्स थी अलग अलग लोगों की, जो पार्टीज़ की, वो डिमांड्स हमारे पास अभी कुछ वक्त पहले आई। हमें उनमें कुछ एतराज़ात उठाए तो फिर हमें उनसे बात करनी पड़ी। अब ये चीज़ फाइनल हो गई है और ये मेरे ख्याल से बहुत जल्द कानून साजी भी हो जाएगी। डिले हमने बिल्कुल भी नहीं किया है। जो मिनिमम टाइम लगता है, कानून साजी कोई इतना छोटा सिंपल काम नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी सिंपल जॉब, और उसको प्रोसेस करना, उस चीज़ पे एक पेज पर आना, सारी पार्टीज़ को उस पर कन्विंस करने में हमें टाइम लगा, बिल्कुल लगा। पर मैं समझता हूँ हम इलेक्शंस के लिए सीरियस थे और सीरियस हैं, और वैसे भी सीरियस अगर हम नहीं होंगे तो कौन होगा? मेरा जो भाई है वोड़ा साहब, मेरे दोस्त भी हैं, उनकी पार्टी से तो अभी तक तो कोई एक MP MNA भी नहीं बन सका है, ना ही मेरे ख्याल से इनको उम्मीद होगी कोई काउंसलर्स बनने की। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सर वो जो आपके साथ हैं, जिनको जो MPAs हैं यहाँ पर MQM के लोग, उनके बारे में ये इत्तलात आ रही है कि शायद सिंध हुकूमत ने MPAs को, MQM के MPAs को 50-50 करोड़ के स्कीम्स देने हैं। सर इसकी कंफर्मेशन कर देंगे? मैं समझता हूं कि MQM की लोगों को बिल्कुल स्कीम्स मिलनी चाहिए। मैं तो समझता हूं हर मेंबर को, पार्लियामेंट के हर मेंबर को नहीं अभी दे रहे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ताला हमारी नीयत बहुत साफ सुथरी है। अच्छा, पहले जो 55 करोड़ इमरान खान साहब ने दिए थे, वो तकरीबन जो है अरब रुपए से ऊपर बनते हैं। वो 14 MNAs को और फिर MQM के MNAs को, उसका तो कहीं पे यहाँ हिसाब आज तक नहीं आया। अब ये फिर 55 करोड़। और दूसरे अभी मेरे भाई ने जो ये बात कही ना कि अभी हमारे पास कोई काउंसलर की भी सीट नहीं है, तो भाई मुझे पार्टी समझ के नहीं, मुझे आवाम समझ कर ही जवाब दे दो कि आप लोग अगर इतने सिंसियर हो इस कौम से, इस सिंध के शहर सूबे से, तो कम से कम इतना तो बता दो कि ये कानून साजी जो आप कह रहे हो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, इट्स नॉट ए लेंथी प्रोसीजर। सुप्रीम कोर्ट ने मनोअन जो फैसला दिया है उसमें A to Z तमाम चीजों को सर हम तो खुद कहते नहीं कर सके ना कुछ पीपल्स पार्टी 13-14 सालों में। आप ये बताएं कि अभी बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप लोग कितनी सीटें निकाल लेंगे? आप लोग तो वजीर आला लाने वाले थे, तो अभी मेयर ले आएंगे अपना? देखिए, मेयर, वजीर आला या मिनिस्टर्स या जो भी आप कहें, देखिए हम एक स्ट्रगल पर हैं, हम अपनी स्ट्रगल को इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे, और जिस दिन भी कामयाबी होगी, जिस दिन भी अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में कामयाबी लिखी हुई होगी, उस दिन हम कामयाब होंगे। तो ये जीतने हारने से हमारी एम्बिशंस हैं। हम चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर भी हमारा हो, हम चाहते हैं कि गवर्नर भी हमारा हो। क्यों? हम इसलिए नहीं चाहते कि हमें ये 50-50 करोड़। सर इमरान खान की स्ट्रगल को 22 साल लगे थे, आपकी स्ट्रगल को कितना टाइम लगेगा? इस इलेक्शन में आप लोग कितनी सीट्स निकाल लेंगे, कोई आइडिया है? देखिए, हमारा काम स्ट्रगल करना है। हो सकता है हम जो है क्लीन स्वीप करें, हो सकता है हम सीट ना मिले, लेकिन हम अपना जिस दिन कराची की आवाम को, जिस दिन सिंध की आवाम को समझ आ गया, जिन लोगों का आपके सामने ही है ना, अभी प्रोसीजर में 50-50 करोड़ रुपए मजीद आ गए। हमारा ये पैसों का खेल नहीं है, असल हमारा काम जो है। सर वैसे मैं उम्मीद करती हूँ और मैं दुआ गो हूँ कराची के लिए, जो भी जमात काम करना चाहे वो कराची में जरा अच्छा करे कुछ कराची के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान, क्योंकि कराची का मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, तो मेरा दिल चाह रहा है कि प्रोग्राम के आखिर में ज़रा इस पर बात ज़रूर कर ली जाए, क्योंकि जिस वक्त मैं आ रही थी उस वक्त कुछ काले काले से बादल थे और अब पता चला है कि वो बादल बरसना शुरू भी हो गए हैं। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ बारिशें हो रही हैं, तो जमजम बाहर मौजूद हैं और उनका मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाऊँगी। जमजम कहाँ पर हैं आप, बारिश इंजॉय कर रही हैं? आप यकीन करें किरण, मेरी जैसे ही ऑफ हुई तो मैं जरा सा फूड स्ट्रीट का मैंने रुख किया था, बोर्ड बेसन। मैंने कहा जल्दी शॉप बंद हो जाती है तो जाके थोड़ा खाना खा लूं। लेकिन जब यहाँ पहुंची तो बड़ा सुहाना मौसम था, और थोड़ी देर में जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पर भी आंधी चली, और आंधी चलने के बाद से गर्द आलूद हवाएं चलने लगी, और एकदम से जो है वो यहाँ पर तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। जब महकमा मौसमियात से बात की तो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का यही कहना था कि ये प्री मानसून है, जिसके असरात जो है हमें कराची में दिख रहे हैं। प्री मानसून में जो है इसी तरह से 1-2 घंटे एग्जैक्टली किस जगह पर है, किस लोकेशन पर हैं आप? मैं बोर्ड बेसन पर हूँ किरण। आप बोर्ड बेसन पर, और मैं स्टूडियो में इस वक्त बैठी हूँ, तो मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है शायद हमारे पास भी, अगर कोई कंफर्म कर दे, हमारे पास भी बाहर बारिश शुरू हो गई, क्योंकि तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि आवाज़ यहाँ पर मुझे आ रही है। तो जमजम इस वक्त कोई ख़ास
किसी किस्म की कोई प्रिकॉशंस वगैरह हुई हैं इलाके में बारिश के लिए? कराची तैयार है या खुदा न खास्ता पहले जिस तरह के हालात होते रहे वो तो दोबारा नहीं देखने पड़ जाएंगे? किरण देखिए, दावे और वादे तो हमेशा ही बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं और इस मर्तबा भी इसी तरह से दावे अच्छे से किए गए हैं। अब अच्छे की उम्मीद रखते हैं, हो सकता है कि यहाँ की बारिश ये वाली हमें मुर्तजा वहाब साहब को देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में साथ मौजूद थी आप। वक्त खत्म हो गया है नाज़रीन, मौसम एंजॉय कीजिए, आपसे मुलाकात होती है कल। अल्लाह ने